नमस्ते दोस्तों, रुद्र होम रेमेडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप गुप्ता और आज हम एक ऐसे साइलेंट किलर के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के लगभग हर घर में घुस चुका है। हमारे देश में सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं है, फिर भी 90% भारतीय विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 75% लोगों में विटामिन B12 डेंजरस लेवल तक कम है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको इसकी गहराई में ले जाऊंगा कि आखिर हमसे चूक कहाँ हो रही है और कैसे हम अपनी रसोई की चीज़ों से इसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो विटामिन डी की सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं। इसे थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपकी त्वचा के भीतर क्या घट रहा है, तब तक आप इसके समाधान को गंभीरता से नहीं लेंगे। चलिए इन 3 कारणों को विस्तार से समझते हैं। देखिए, सिर्फ धूप काफ़ी नहीं है, सही धूप जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि वे सुबह की सैर पर जाते हैं तो उन्हें विटामिन डी मिल जाना चाहिए, लेकिन यहीं हम चूक कर जाते हैं। सूरज की रोशनी में 2 तरह के अल्ट्रावायलेट किरणें मुख्य होती हैं। सुबह और शाम के वक्त UVA किरणें ज़्यादा होती हैं जो त्वचा को बूढ़ा बनाती हैं और झुर्रियाँ लाती हैं, लेकिन ये विटामिन डी नहीं बनाती। विज्ञान कहता है कि जब सूरज आसमान में 45 डिग्री से ऊपर होता है, यानी जब आपकी परछाई आपकी लंबाई से छोटी हो जाती है, तभी UVB किरणें धरती तक पहुंचती हैं। भारत में यह समय आमतौर पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच होता है। इस समय धूप इतनी चुभने वाली होती है कि हम छांव ढूंढते हैं और नतीजा क्या होता है? हम दिन भर उजाले में तो रहते हैं, लेकिन हमारी स्किन को वह फ्यूल नहीं मिलता जिससे विटामिन डी बन सके। कुदरत ने हम भारतीयों को मेलानिन नाम का एक वरदान दिया है जो हमारे स्किन को गहरा रंग देता है। मेलानिन एक नेचुरल फिल्टर है जो सूरज की हानिकारक रेडिएशन को सोख लेता है ताकि हमें स्किन कैंसर ना हो। ठंडे देशों के लोगों में ये बहुत कम होता है, इसलिए उन्हें 10 मिनट की धूप भी काफ़ी होती है। अब चूंकि मेलानिन किरणों को अंदर घुसने से रोकता है, इसलिए यह विटामिन डी बनाने वाले सेल्स तक UVB किरणों को पहुंचने नहीं देता। देखिए, एक सांवली त्वचा वाले भारतीय को गोरे व्यक्ति के मुकाबले 3 से 5 गुना ज़्यादा समय धूप में बिताना पड़ता है ताकि शरीर उतनी ही मात्रा में विटामिन डी बना सके। अगर एक अंग्रेज के लिए 15 मिनट काफ़ी है तो हमें कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा चाहिए होगा। हमारी बदलती आदतों ने भी हमें विटामिन डी से दूर कर दिया है। सनस्क्रीन का बढ़ता इस्तेमाल, जी हाँ, आज हम SPF 30 या फिर 50 लगाकर बाहर निकलते हैं। रिसर्च बताती है कि SPF 30 सनस्क्रीन विटामिन डी बनाने की क्षमता को 95 से 98% तक कम कर देता है। इसके अलावा धार्मिक कारणों या फिर धूप से काला होने के डर से हम खुद को सिर से पैर तक ढक लेते हैं। इसके अलावा शहरों में फैला प्रदूषण हवा में ही UVB किरणों को सोख लेता है जिससे वे आप तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप अपनी ऑफिस की खिड़की के पास धूप ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको 0 विटामिन डी मिल रहा है। देखिए, कांच UVB किरणों को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, सिर्फ गर्मी अंदर आती है, विटामिन डी नहीं। अब विटामिन डी को पूरा करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक बदलाव करने होंगे। चलिए, जो पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए थे उसकी गहराई में चलते हैं ताकि आपके मन में कोई शक ना रहे। तो धूप लेने का सही और वैज्ञानिक तरीका क्या है? देखिए, सिर्फ बाहर खड़े हो जाना काफ़ी नहीं है। विटामिन डी शरीर में तब बनता है जब आपकी त्वचा के कोलेस्ट्रॉल और सूरज की UVB किरणों के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो समय का ध्यान रखिएगा, दोपहर 11 से 2 बजे के बीच की धूप सबसे असरदार है। इस समय सूरज आपके ठीक सिर के ऊपर होता है और UVB किरणें सबसे कम वायुमंडल को पार करके सीधे आप तक पहुंचती हैं। अब कितनी स्किन खुला रखना है? देखिए, अगर आप सिर्फ चेहरा और हाथ खोलकर बैठेंगे तो शरीर पर्याप्त विटामिन डी नहीं बना पाएगा। कोशिश करें कि आपकी पीठ, बाजू और टांगे धूप के सीधे संपर्क में हो। शरीर का कम से कम 35 से 40% हिस्सा एक्सपोज होना चाहिए। धूप और आपकी त्वचा के बीच कुछ नहीं होना चाहिए, न कपड़े, न कांच की खिड़की और न ही सनस्क्रीन।
लेकिन एक सावधानी भी बरतनी है। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो शुरुआत 10 मिनट से करें और धीरे धीरे समय बढ़ाकर 30 से 40 मिनट तक ले जाएं। चेहरे पर झुर्रियों से बचाने के लिए आप चेहरे को ढक सकते हैं या फिर काला चश्मा लगा सकते हैं। इसके अलावा मशरूम का सेवन शुरू कर दीजिए। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मशरूम बिल्कुल इंसानी त्वचा की तरह काम करते हैं। मशरूम में एर्गोस्टेरॉल होता है। देखिए, जब आप मशरूम को बाजार से लाकर 30 से 60 मिनट के लिए सीधी धूप में रख देते हैं तो वह एर्गोस्टेरॉल विटामिन D2 में बदल जाता है। कैसे इस्तेमाल करना है? धूप में रखने के बाद इन मशरूम को पकाकर खाएं। यह शाकाहारियों के लिए विटामिन D का सबसे रिलायबल नेचुरल सोर्स बन जाता है। आजकल फिटनेस के चक्कर में लोग अंडे का पीला हिस्सा फेंक देते हैं, जबकि विटामिन D वहीं छिपा होता है। देखिए, एक अंडे की जर्दी में लगभग 30 से 40 IU विटामिन D होता है। अगर आप दिन के 3 से 4 उबले हुए अंडे पूरे जर्दी के साथ खाते हैं तो यह आपकी डेली रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर देता है। अगर संभव हो तो फ्री रेंज या फिर देसी मुर्गियों के अंडे चुनें, क्योंकि वे मुर्गियां धूप में रहती हैं और उनके अंडों में विटामिन D की मात्रा पोल्ट्री फार्म वाले अंडों से 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हफ्ते में 2 बार मछली खाएं। फैटी वाली मछलियाँ, जैसे आपको लोकल मछलियाँ आती है, रोहू, कतला, है ना, इनका सेवन करें। इनके लीवर और फैट में विटामिन D प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा भारत सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए फोर्टिफिकेशन शुरू किया है। जब भी आप दूध, घी या तेल खरीदें तो पैकेट पर नीले कलर का +F का लोगो जरूर देखें। इसका मतलब है कि इसके ऊपर से विटामिन D और विटामिन A मिलाया गया है। यह आपकी रोजमर्रा की जरूरत को चुपके से पूरा करने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, विटामिन D एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी इसे शरीर में सोखने के लिए थोड़े हेल्दी फैट की जरूरत होती है। इसलिए जब भी आप विटामिन D रिच खाना खाएं या फिर सप्लीमेंट लें तो सुनिश्चित करें कि आपके खाने में थोड़ा देशी घी, कच्ची घानी का तेल या फिर नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट शामिल हों। बिना फैट का शरीर इस विटामिन को सोख नहीं पाएगा। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि विटामिन D की कमी को जड़ से कैसे खत्म करना है। अगर जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। विटामिन D के बाद अब बात करते हैं उस विलेन की जो भारत में थकान और कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है। विटामिन B12, इसे वैज्ञानिक भाषा में कोबालमिन भी कहते हैं। अगर आपको सुबह उठते ही थकान लगती है, हाथ पैरों में चींटियां चलने जैसा महसूस होता है या आप छोटी छोटी बातें भूलने लगे हैं तो समझ लीजिए कि आपको विटामिन B12 की जरूरत है। चलिए इन 3 बड़े कारणों को विस्तार से समझते हैं ताकि आप अपनी सेहत की चाबी अपने हाथ में ले सकें। विटामिन B12 कुदरती तौर पर मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है, जिसे जानवर खाते हैं और यह उनके शरीर में जमा हो जाता है। अब फल, सब्जियां और अनाज में विटामिन B12 प्राकृतिक रूप से नहीं होता। चूँकि भारत में लगभग 40% आबादी शुद्ध शाकाहारी है, इसलिए उनके पास B12 का कोई सीधा और मजबूत नेचुरल सोर्स नहीं बचता। इसके पीछे का एक कारण भी है। हमने मिट्टी से दूरी बना ली है। पुराने ज़माने में हम कुएं का पानी पीते थे या फिर ज़मीन से निकली सब्जियां बिना ज़्यादा केमिकल वॉश के खाते थे, जिससे मिट्टी के जरिए कुछ मात्रा में B12 मिल जाता था। लेकिन आज के पेस्टिसाइड और RO वाटर के ज़माने में वह रास्ता भी बंद हो गया है और यही वजह है कि भारत में शाकाहारियों के साथ साथ अब उन लोगों में भी इसकी कमी देखी जा रही है जो कभी कभार नॉनवेज खाते हैं। हम भारतीयों के लिए खाना तब तक पूरा नहीं होता जब तक आखिरी में एक प्याला चाय या कॉफ़ी ना मिल जाए, है कि नहीं? लेकिन ये छोटी सी आदत आपके शरीर में B12 की भारी कमी कर सकती है। देखिए, चाय में टैनिन और कॉफ़ी में कैफीन होता है। ये दोनों तत्व खाने में मौजूद विटामिन B12 के साथ चिपक जाते हैं और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसे हमारी छोटी आंत सोख नहीं पाती। इसके अलावा हमारे पेट में एक खास प्रोटीन होता है जो B12 को सोखने में मदद करता है। चाय कॉफ़ी का एसिडिक नेचर इस प्रक्रिया को धीमा कर देता है। अगर आप चाय कॉफ़ी के बहुत बड़े शौकीन हैं तो खाने और चाय के बीच कम से कम 1 से 1.5 घंटे का अंतर जरूर रखें। खाने के तुरंत बाद चाय पीना मतलब अपने खाए हुए पोषण को नाली में बहाना है। हमारे प्यारे देश भारत में दूध को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है।
हमें लगता है कि दूध को जितना ज़्यादा उबालेंगे वह उतना ही शुद्ध और गाढ़ा होगा। देखिए, विटामिन B12 बहुत नाजुक होता है। यह हीट के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। जब आप दूध को बार बार उबालते हैं या फिर बहुत देर तक धीमी आंच पर कढ़ने के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें मौजूद B12 की मात्रा 30 से 50% तक कम हो जाती है। तो सही तरीका क्या है? देखिए, दूध को सिर्फ एक बार उबाल लें। जैसे ही उफान आए गैस बंद कर दें। उसे बार बार गर्म करने के बजाय एक बार उबालकर ठंडा करें और फ्रिज में रख दें। इस्तेमाल के समय सिर्फ उतना ही दूध गर्म करें जितना पीने के लिए ज़रूरी हो, और माइक्रोवेव में दूध गर्म करने से B12 का काफ़ी नुकसान होता है, तो इसलिए आंच पर गर्म करना ही बेहतर है। दोस्तों, विटामिन B12 सिर्फ एक विटामिन नहीं है, यह आपकी नसों का इंसुलेशन है, कवर है। इसकी कमी आपकी नर्वस सिस्टम को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी खास फर्मेंटेड चीज़ें हैं जो शाकाहारी लोग खाकर B12 बढ़ा सकते हैं, तो बने रहिए। हमने ये तो जान लिया दोस्तों कि B12 की कमी क्यों होती है, लेकिन अब बारी है समाधान की। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम शाकाहारी हैं तो हमें सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी डाइट को सही ढंग से प्लान करें तो कुदरत ने हमें बहुत से विकल्प दिए हैं। चलिए, विटामिन B12 बढ़ाने के उपायों को विस्तार से समझते हैं। चूंकि विटामिन B12 पौधों में नहीं पाया जाता, इसलिए शाकाहारियों के लिए दूध और दूध से बनी चीज़ें ही सबसे बड़ा सहारा है। तो दही और छाछ का सेवन शुरू करते। दही सिर्फ एक भोजन नहीं है, जीवित बैक्टीरिया का घर है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान दही में B12 की मात्रा बढ़ जाती है। तो रोजाना एक कटोरी गाढ़ा दही या फिर दोपहर के खाने के साथ एक गिलास ताज़ी छाछ न सिर्फ आपके पेट को ठंडा रखेंगी, बल्कि आपकी नसों को B12 की खुराक भी देगी। पनीर का सेवन कीजिए। पनीर प्रोटीन के साथ साथ B12 का भी बहुत अच्छा सोर्स है। कोशिश करें कि पनीर को बहुत ज़्यादा तले नहीं, डीप फ्राई नहीं करना है ना, क्योंकि ज़्यादा हीट से विटामिन नष्ट हो सकता है। इसे कच्चा या फिर हल्का सेंक कर खाना सबसे बेहतर है। इसके अलावा दूध पीना शुरू कीजिए। जैसा मैंने पहले बताया कि दूध को बार बार ना उबालें। दिन में 2 गिलास दूध बिना ज़्यादा उबाले आपकी दैनिक ज़रूरत का काफ़ी हिस्सा पूरा कर देता है। और अगर आप मांसाहारी हैं तो आपके पास B12 को जल्दी रिकवर करने के बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। मटन लीवर या कलेजी को विटामिन B12 का भंडार कहा जाता है। सिर्फ 100 ग्राम कलेजी में आपके पूरे हफ्ते की ज़रूरत से ज़्यादा B12 होता है। अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो हफ्ते में एक बार इसका सेवन चमत्कारी परिणाम दे सकता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी खाएं। अंडे की जर्दी जो पीला वाला हिस्सा होता है, इसमें विटामिन D के साथ साथ B12 भी भरपूर होता है। तो रोज़ 2 से 3 पूरे अंडे खाने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है। इसके अलावा मछलियों का सेवन कीजिए, झींगा का सेवन कीजिए। मछली में B12 प्रचुर मात्रा में होता है। यह न केवल विटामिन देता है, बल्कि इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिमाग के फंक्शन को भी तेज करता है। अब ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आप कितना भी अच्छा चीज़ खाना खा लें, अच्छा खाना खा लें, है ना, पौष्टिक से भरपूर खाना खा लें, अगर उसे शरीर सोख ही नहीं पा रहा है तो सब बेकार है कि नहीं? तो आप 1 घंटे का नियम फॉलो कीजिए। चाय और कॉफ़ी में मौजूद टैनिन विटामिन B12 के अवशोषण में सबसे बड़ी बाधा है। तो कभी भी नाश्ता या खाना खाने के साथ चाय ना पिएं। अपने भोजन और कैफीन के बीच कम से कम 1 घंटे का फासला रखें, जिससे आपके शरीर को भोजन से B12 निकालने का पूरा समय मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप खाने के साथ साथ या तुरंत बाद नींबू पानी या संतरा लेते हैं जो कि विटामिन C से भरपूर होता है, तो यह B12 के अवशोषण को और बेहतर बना देता है। दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली, डोसा या फिर ढोकला जो खमीर उठाकर बनाए जाते हैं, फर्मेंटेशन की वजह से B12 की कुछ मात्रा इसमें पैदा हो जाती है। अंकुरित अनाज भी खा सकते हैं। हालांकि अनाज में B12 नहीं होता, लेकिन जब आप उन्हें अंकुरित करते हैं तो उनमें कुछ विटामिन और एंजाइम्स की मात्रा बढ़ जाती है जो पाचन में मदद करते हैं। और अगर आपका B12 लेवल 200 pg/ml से नीचे चला गया है तो सिर्फ डाइट काफ़ी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिलकर शॉर्ट टर्म कोर्स या फिर इंजेक्शन लेना ही समझदारी है। अब मैं आपको एक गंभीर चेतावनी देता हूँ, अपनी सेहत के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। अक्सर हम टीवी पर विज्ञापन देखकर या किसी दोस्त के कहने पर खुद ही विटामिन के सप्लीमेंट और दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन
विटामिन डी के मामले में यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है। विटामिन डी फैट सोल्यूबल है। इसका मतलब यह है कि यह विटामिन पानी में नहीं घुलता बल्कि शरीर की चर्बी फैट्स में जमा होता है। अगर आप इसकी भारी डोज बिना जरूरत के लेते हैं तो यह पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर नहीं निकलता बल्कि जमा होता रहता है। जब शरीर में विटामिन डी जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो यह खून में कैल्शियम की मात्रा को खतरनाक स्तर तक बढ़ा देता है। इससे शरीर में बढ़ा हुआ जो कैल्शियम है आपकी किडनी के फिल्टर करने की क्षमता को खत्म कर देता है, जिससे किडनी में पथरी और गंभीर मामलों में किडनी फेलियर तक की नौबत आ सकती है। इसके साथ ही यह दिल की धड़कन और फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहले जांच करें, फिर इलाज करें। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कभी भी सप्लीमेंट अपनी मर्जी से ना लें। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाएं। कौन सा टेस्ट करवाना है? 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट करवाएं। नाम लिखा होगा स्क्रीन पर, देख लीजिए। साल में कम से कम एक बार अपना और अपने परिवार का ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। दूसरा, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। रिपोर्ट आने के बाद अपने डॉक्टर को दिखाएं। वही तय करेंगे कि आपको 60,000 IU की साप्ताहिक डोज चाहिए या फिर रोजाना कम डोज की ज़रूरत है। खुद से डॉक्टर बनने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे बुजुर्गों, मेरे आदरणीय भाइयों बहनों, सूरज की रोशनी लेना, खाने के बाद चाय छोड़ना और दूध को सिर्फ एक बार उबालना, ये बहुत छोटी और फ्री की आदतें हैं। लेकिन यही छोटी आदतें, छोटी छोटी बातें आपको भविष्य में बड़ी बीमारियों और अस्पतालों के चक्कर काटने से बचा सकती है। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि क्या आप भी अक्सर बेवजह थकान या पैरों के दर्द से परेशान रहते हैं? क्या आपने कभी अपना विटामिन डी या फिर B12 का जांच करवाया है? और हाँ, अगला वीडियो आप किस बीमारी या घरेलू नुस्खे पर देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको जरा भी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और रुद्र होम रेमेडीज़ को अभी सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन अपनों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप और आपका परिवार रह सके स्वस्थ और खुशहाल। बहुत बहुत धन्यवाद।